तो आइए करते हैं शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुपर प्राइम टाइम की। वॉर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है कि रूस ने ध्वस्त किया है यूक्रेन का एक हेलीकॉप्टर। यूक्रेन का Mi-24 हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिया गया। बेलगोरोद पर हमला करने पहुंचा था Mi-24। रूसी एयर डिफेंस ने गिरा दिया है इस हेलीकॉप्टर को। यूक्रेन रूस युद्ध अब उस दिशा में बढ़ता जा रहा है जिससे यूरोप में परमाणु युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, क्योंकि रूस को पक्का यकीन है कि नेटो देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक उतार दिए हैं, जबकि विध्वंसक हथियारों की खेप वो पहले से ही भेजता रहा है। ऐसे में रूस बौखलाकर नेटो देशों पर हमला कर सकता है, जिसका जवाब नेटो ने दिया तो बात एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है, और ऐसा हुआ तो यूरोप को भारी तबाही से कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि वो हर तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, फिर वो चाहे एटमी जंग हो ही क्यों ना हो। पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। अब नाटो के सामने चैलेंज है कि वो पुतिन को कैसे रोक पाते हैं। एक दिन पहले बर्लिन में वीमर ट्रायंगल की मीटिंग में रूस के खिलाफ विध्वंसक रणनीति बनाई। जिसमें रूस पर एटमी हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। कुछ घंटे में ही रूस ने भी एक वीडियो जारी करके सीधे सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज कर दिया। रूस के जारी किए वीडियो में अमेरिका पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से न्यूक्लियर हमला दिखाया गया है, जिसमें वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पर परमाणु हमले से तबाही दिखाई। रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका में ऐसा एटमी जलजला आएगा अगर नाटो ने रूस पर हमले की कोशिश की। दरअसल ये वीडियो रूस का जवाब है, क्योंकि एक दिन पहले नाटो की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया था, जिसमें संपूर्ण रूस पर न्यूक्लियर धमाके दिखाए गए थे। ये हमले नेटो की तरफ से रूस को दिखाए गए, लेकिन रूस ने अपने आर्टिक साइलो से, सरमट ICBM से अमेरिका को तबाह करने की धमकी दी है। रूस ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंचे तो उसी दिन से नेटो देशों पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके दिमित्री मेदवेदेव के एक बयान से बाल्टिक देशों में कोहराम मच गया है। दिमित्री ने लातविया के प्रेसिडेंट एगार्स रिंकेविक्स को नाजी कहते हुए बयान दिया है। नाटो के सदस्य देशों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर लातविया है। लातविया को नाजियों का अंत याद रखना चाहिए। नाजी भी रूस पर जीत का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन आखिर में रूस ने उनके मंसूबों को रौंद दिया। लातविया 1991 में सोवियत से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। उसके साथ दूसरे बाल्टिक देश एस्टोनिया और लिथुआनिया भी थे। ये देश उसी वक्त से नाटो के सदस्य भी बने थे, जिन्हें अब पुतिन से खतरा महसूस हो रहा है कि यूक्रेन के बाद उनका नंबर आ सकता है। इसलिए नाटो बेस बनाकर एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बाल्टिक देशों ने वीमर ट्रायंगल की तरफ यूक्रेन में नाटो फौज भेजने की वकालत की। इस बीच इटली के बयान ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी। इटली के विदेश मंत्री एंटोनिया तजानी ने कहा है, यूक्रेन में नाटो सैनिकों को भेजने से तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। नाटो को सैनिक भेजने से बचना चाहिए, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। इटली ने सीधे तौर पर
नेटो फौज को यूक्रेन भेजना एक बड़ी गलती करार दिया है। हालांकि नेटो देशों ने इसको लेकर खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा। रूस को पक्का भरोसा है कि नेटो सैनिक यूक्रेन में न सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं बल्कि युद्ध को कमांड भी कर रहे हैं। इसके अलावा हथियार तो पहले से ही यूक्रेन में लगातार पहुंचाए ही जा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि उसके पास यूक्रेन में नाटो सैनिकों की मौजूदगी के सबूत हैं। ओडेसा पर किया हमला इसी को साबित करता है। जहां रूस ने मिसाइल अटैक करके भारी तबाही मचाई, रूस ने दावा किया है कि ओडेसा में नाटो का कमांड सेंटर मौजूद था। इसलिए रूस ने ओडेसा पर हमला करके नेटो के कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा किया है। क्रेमलिन के मुताबिक इससे पहले रूस ने यूक्रेन में नेटो सैनिकों की मौजूदगी के सबूत जुटाए, फिर ओडेसा में नेटो के कमांड सेंटर की लोकेशन ट्रेस की और फिर क्रीमिया से नेटो कमांड सेंटर पर मिसाइल अटैक किया। साथ ही सेवेस्तोपोल बेस पर मौजूद युद्धपोत से बॉम्बर उड़े और ओडेसा पर बम बरसाए। रूस ने दावा किया है इस हमले में नेटो के 21 बड़े कमांडर मारे गए और 60 नेटो सैनिक रूस के हमले में घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 11 सैनिकों ने रोमानिया के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया उन्हें। रूस के मुताबिक नेटो कमांड सेंटर से दक्षिणी यूक्रेन में ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रूसी सैनिकों पर हमले की जानकारी नेटो हेडक्वार्टर पहुंचाई जा रही थी। जिन सैनिकों को रूस ने नाटो सैनिक कहा है, उन्हें यूक्रेन फॉरेन वॉलंटियर लीजन के सदस्य बता रहा है। यानी यूक्रेन ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उसके यहां विदेशी सैनिक नहीं। अगर रूस का दावा सही है तो एक तरीके से नाटो और रूस आपस में भिड़ रहे हैं और ये सीधे तौर पर विश्व युद्ध की दस्तक है। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने कहा है कि वो यूक्रेन में सैनिक भेजकर एक और युद्ध नहीं चाहते। अब सवाल उठ रहा है, कहीं ये फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शन का दबाव तो नहीं? क्योंकि फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पर निकले और यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म कराने की मांग करने लगे। लेकिन हालात काफी खतरनाक हो चले। यूक्रेन को लगातार हथियारों की खेप भेजी जा रही। यह जर्मनी से आई एक और खेप का वीडियो है जिसमें हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें अंडर वाटर ड्रोन, एक्सप्लोजिव डिवाइस, पोर्टेबल लाइटिंग डिवाइस और माइन क्लियरेंस व्हीकल के अलावा कई और घातक हथियार भी शामिल हैं। इस बीच जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस ने अंदेशा जताया है कि रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। इसके लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। नाटो के सदस्य देशों के बॉर्डर की तरफ ट्रूप मूवमेंट बढ़ा दिया है। पश्चिमी इलाकों में मिसाइलों की तैनाती की है। रूसी सेना को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और रूस ने ओडेसा में नाटो के कमांड सेंटर का दावा करते हुए उस पर हमला करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए।
जिसका असर यह हुआ है कि नाटो देशों में घबराहट बढ़ गई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने रूसी हमले के डर से यूक्रेन दौरा कैंसिल कर दिया है। उधर नाटो के सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। अगर नाटो ने पलटवार किया तो ओडेसा विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेनिनग्राद के फल गोदाम में भयंकर आग लगी। गोदाम पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का संदेह जाहिर किया जा रहा है। शनिवार रात रूस पर 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए थे। मॉस्को के एयरपोर्ट तक भी पहुंचा यूक्रेनी ड्रोन। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन लगातार रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन से रूस के तमाम ऑयल रिफाइनरी को तबाह करने के मिशन में कई बार कामयाबी मिली है। शनिवार की रात को यूक्रेन ने फिर बड़ा हमला किया। रूस ने 35 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन का हमला अब सिर्फ बेलगोरोद और कुर्स्क तक सिमटा नहीं है। शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को तक पहुंचे और रूस को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर बड़े हमले की शुरुआत कर दी है। एक बार फिर घातक वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई है। आसमान धमाकों से गूंज रहा था। एयर डिफेंस की मिसाइल और हवा में उड़ते ड्रोन एक दूसरे से टकराकर जमीन पर मौजूद लोगों को डरा रहे थे। शनिवार की रात से यूक्रेन से ड्रोन लॉन्च का सिलसिला शुरू हुआ और फिर रूस के अलग अलग इलाकों में खतरे का सायरन बजने लगा। कोशिश एक बार फिर बड़ी तबाही लाने की थी। रूस के शहरों को जलाने की थी, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की थी। रविवार को रूस की तमाम डिफेंस लाइन को तोड़कर यूक्रेन के 5 ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए। आसमान में ड्रोन की खबर मिलते ही मॉस्को के 3 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दोमोदेदोवो एयरपोर्ट बंद किया गया। व्नुकोवो एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। जुकोवस्की एयरपोर्ट से भी उड़ानें रोक दी गई। अंदेशा सही साबित हुआ और दोमोदेदोवो एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाका हुआ। हालांकि बहुत बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के करीब यूक्रेन के 5 ड्रोन पहुंचने में कामयाब रहे। रूस ने सभी 5 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। दोमोदेदोवो एयरपोर्ट को कई घंटे तक बंद करना पड़ा। रूस में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से दहशत थी, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी दहल रहा था। रूस ने एक बार फिर वैक्यूम बम का धमाका किया। रूस ने लोकेशन का खुलासा नहीं किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के टारगेट पर यूक्रेन की कारकेन बटालियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने वैक्यूम बम के इस्तेमाल से 300 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है। इससे पहले रूस की तरफ से कुर्स्क और बेलगोरोद में 1500 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया था। यूक्रेन की सेना ने इन दावों को रूस का झूठ करार दिया है। यूक्रेन की सेना बड़े नुकसान से इनकार कर रही है, लेकिन रूस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की कारकेन बटालियन एक खास जगह पर जमा होने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद रूस की सेना ने वैक्यूम बम के इस्तेमाल का फैसला किया। रूस के इस घातक बम को वैक्यूम बम, एरोसोल बम या फ्यूल एयर बम भी कहा जाता है। दुनिया में इस बम के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन जब जब पुतिन के दिमाग में गुस्से और बौखलाहट का तूफान आया है, यूक्रेन इस बम के प्रहार से छलनी छलनी हुआ है। इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं, इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है,
हवा में ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से बंकर और सेफ जगहों पर छिपे लोगों का भी दम घुट जाता है। ये बम जहां भी गिरता है, आसपास मौजूद इंसान और तमाम जीव तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। आपको दिखाते हैं कि वैक्यूम बम कैसे तबाही मचाता है। थर्मोबैरिक बॉम्ब के लिए किसी बॉम्बर जेट की जरूरत नहीं। इसे टॉस-1 रॉकेट लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। दिखने में किसी रॉकेट की तरह ही दिखता है। जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट ऊपर यह बॉम्ब 2 हिस्सों में बंट जाता है। ऊपरी हिस्से में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं के पाउडर के साथ विस्फोटक का मिश्रण होता है। यह मिश्रण हवा में बिखर जाता है। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा विस्फोटक के मिश्रण को हवा में फैला देता है। वहीं दूसरा हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरता है एक धमाका करता है, जिससे हवा में मौजूद विस्फोटक में आग लग जाती है। इससे हवा में एक आग का गोला बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑक्सीजन बहुत गर्म हो जाती है। आग का गोला आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता रहता है और फिर हवा भरने के बाद तेजी से बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा शॉकवेव पैदा होता है। यही वजह है कि अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर बैठे सैनिकों का भी दम घुट जाता है और इमारतें तबाह हो जाती हैं। रूस के बारूदी कहर के बीच यूक्रेन ने ड्रोन से फिर रूसी ऑयल डिपो और गैस स्टेशन को टारगेट किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसकी वजह से भयंकर आग लग गई। रूस ने भी माना है कि रिफाइनरी में धमाका ड्रोन हमले की वजह से हुआ। पिछले हफ्ते भी यूक्रेन ने रूस के कई ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। पिछले हफ्ते रूस के समारा, रायाजान, कलुगा, नीनी नोवगोरोद और लेनिनग्राद में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अब यूक्रेन ड्रोन से लॉन्ग रेंज हमला करने में सक्षम है और आने वाला वक्त रूस के लिए बड़ी तबाही लेकर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की मजबूत एयर डिफेंस इसलिए नाकाम है क्योंकि ड्रोन हमले की कमान यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन और यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने संभाली। रूस को शक है कि ड्रोन हमले रूस के भीतर से ही किए जा रहे हैं। घात और प्रतिघात के बीच रूस भी यूक्रेन से बदला ले रहा है। रूस ने यूक्रेन के निकोपोल पर ड्रोन और आर्टिलरी से प्रहार किया। निकोपोल में 30 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का एक पावर स्टेशन भी हमले में तबाह हो गया। निकोपोल में गैस पाइपलाइन भी हमले के बाद डैमेज हो गई। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस का जबरदस्त प्रहार जारी है। ओडेसा में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ओडेसा में 21 लोगों की मौत हो गई है। ओडेसा में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ओडेसा के कई अपार्टमेंट में आग लग गई। रूस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर शनिवार को ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया। हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही रात में यूक्रेन के 35 ड्रोन गिराए गए। इसमें से यूक्रेन के कई ड्रोन हमले कामयाब रहे। यूक्रेन के ड्रोन रूस की राजधानी तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में 4, बेलगोरोद में 3, कलुगा में 2, ओरियोल में 1, रोस्टोव में 1, यारोस्लाव में 4, कुर्स्क में 3 और क्रास्नोदार में 17 ड्रोन हमले किए गए। बेलगोरोद में यूक्रेन की गोलीबारी की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन अब ड्रोन के अलावा वैम्पायर रॉकेट और टॉचका यू मिसाइल से हमले कर रहा है। यूक्रेनी मिसाइल के टारगेट पर बेलगोरोद और कुर्स्क के इलाके हैं, जहां रूसी आर्मी विद्रोहियों से मुकाबले के लिए इकट्ठा हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बेलगोरोद से। बेलगोरोद के गोरकोव्स्की पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने गोरकोव्स्की से रूसी झंडा हटा दिया है। साइबेरियन ग्रुप के कई लड़ाके बेलगोरोद में घुसे हैं। यूक्रेन का समर्थन कर रहा है चेचन ग्रुप, वो भी जंग में शामिल है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन के कई मोर्चों पर रूस को जबरदस्त बढ़त मिली है। रूसी सेना ने यूक्रेन की किलेबंदी को ध्वस्त करते हुए अवदिव्का सहित कई मोर्चों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन जंग में लगातार हार रहा है और इसी के साथ ये सवाल उठ रहे हैं कि महाविनाशक के तौर पर प्रसिद्ध हो चुके हथियार मिलने के बाद भी यूक्रेन जंग में टिक क्यों नहीं पा रहा। इसके बारे में अमेरिका के एक डिफेंस पोर्टल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन को नेटो के कई देश अपने पुराने हथियारों का डंपिंग यार्ड बना चुके हैं। देखिए यूक्रेन के साथ नेटो के देश कैसे छल कर रहे हैं। यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दिए गए ताकि वो रूस के सामने जंग में केवल टिका ना रहे बल्कि बड़े हमले करके उसे पीछे धकेल सके। यूक्रेन के मित्र देशों ने बार बार यही दोहराया कि यूक्रेन की हार यूरोप की हार होगी। सार्वजनिक मंचों से यूक्रेन के लिए हर हद लांघकर मदद और हथियार मुहैया कराने का दम भरा गया और यूक्रेन को एडवांस हथियार भी दिए गए। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए, हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम दिए गए। इसके साथ साथ अब्राम्स टैंक और ब्रैडली सैन्य वाहन दिए गए। जर्मनी ने यूक्रेन को आईरिस-टी डिफेंस सिस्टम दिए। फ्रांस से सैम-टी डिफेंस सिस्टम दिए गए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी। इन हथियारों के बारे में रक्षा क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि ये उन्नत है, एडवांस तकनीक से लैस है, ज्यादा सुरक्षित है और इन्हें नष्ट करना आसान नहीं। हथियार मिलते ही यूक्रेन ने इन्हें ईस्टर्न फ्रंट लाइन के मोर्चे पर उतार दिया और रूस पर बड़े हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन बीते 2 साल की जंग में यूक्रेन अपने इलाके रूस के कब्जे से छुड़ाना तो दूर बल्कि उसे आगे बढ़ने से भी नहीं रोक पा रहा है। रूसी सेना ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर लगातार आगे बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने वोदनोए, स्लादकोए, स्टेपनोए, तारामोक और स्लावनोए के मोर्चे पर बड़ी बढ़त बनाई है। 24 घंटे में रूसी सेना ने 33 वर्ग किलोमीटर के इलाके से यूक्रेनी सेना को खदेड़ कर कब्जा जमा लिया है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी सेना इतने एडवांस हथियार मिलने के बाद भी रूसी सेना पर हावी क्यों नहीं दिख रही। क्यों उसके सैनिकों को पीछे हटना पड़ रहा है। इसका जवाब है अमेरिका के डिफेंस पोर्टल द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट। रूसी अखबार ने इस रिपोर्ट पर एक खबर प्रकाशित की है जिसमें लिखा है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के कबाड़ हथियारों का डंपिंग ग्राउंड बन चुका है।
द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट है कि यूक्रेन झूठे रक्षकों से घिरा हुआ है। पोर्टल के मुताबिक फ्रांस ने AMX-10RC सैन्य वाहन यूक्रेन को दिए थे। ये सैन्य वाहन और लाइट टैंक की श्रेणी में आता है। इसमें 102 mm की कैनन लगी हुई है। फ्रांस से यूक्रेन को 50 से ज्यादा लाइट टैंक दिए गए थे, लेकिन इनका सच क्या है, ये जानिए। ये वाहन 1980 के दशक में बनाए गए थे। इन्हें साल 2000 में आखिरी बार अपग्रेड किया गया था। 2021 में फ्रांस आर्मी इन वाहनों का रिटायरमेंट शुरू कर चुकी थी। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद ये वाहन यूक्रेन भेज दिए गए। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक AMX-10RC लाइट टैंक युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी इन्हें यूक्रेन को ट्रांसफर करके फ्रांस ने दुनिया भर में यूक्रेन के मददगार की छवि बनाई। नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ऐसा करने वाला इकलौता देश नहीं है। उसके साथ साथ ब्रिटेन ने भी यही किया। चैलेंजर 2 को ब्रिटिश आर्मी का सबसे प्रमुख टैंक कहा जाता है और ब्रिटेन ने दावा किया था कि यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक दिए गए हैं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में लिखा है कि 1998 में ब्रिटेन ने चैलेंजर टैंक का प्रोडक्शन शुरू किया। चैलेंजर को अपग्रेड करके चैलेंजर 2 बनाया गया। ब्रिटेन ने यूक्रेन को जो टैंक दिए उनका सेवा काल खत्म होने वाला था। इसलिए रूस नाटो के इन तथाकथित एडवांस हथियारों पर भारी पड़ रहा है। रूस के T-72B टैंक के आगे भी ब्रिटेन के ये टैंक ठहर नहीं पा रहे। रूस अब तक यूक्रेन के 30 से ज्यादा चैलेंजर टैंक और अमेरिका से मिले 10 से ज्यादा अब्राम्स टैंक ध्वस्त कर चुका है। नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट यह भी है कि बेल्जियम और डेनमार्क से मिलने जा रहे F-16 फाइटर जेट भी युद्ध की दशा दिशा बदलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तकनीक के मामले में ये जेट पुराने पड़ चुके हैं। EU और अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के हथियारों की मदद देने का ऐलान किया है। लेकिन जिस स्तर पर हथियारों का ऐलान किया जा रहा है, यूक्रेन को वैसे उन्नत हथियार नहीं दिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार जंग में पिछड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन बॉर्डर से सटे रूस के दो प्रांत, पहला बेलगोरोद और दूसरा कुसर्क, जो बीते 48 घंटों से धधक रहे हैं, डबल फ्रंट प्रहार से दहल उठे हैं। जानते हैं क्यों? एक तरफ यूक्रेनी सेना बेलगोरोद और कुसर्क में ड्रोन के जरिए आसमानी प्रहार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सरजमी पर विद्रोही गुटों के बारूदी कहर से गदर मचा हुआ है, वो भी उस वक्त जब रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पुतिन विद्रोहियों ने मतदान के दौरान ही रूस में रक्तपात क्यों मचाया। देखिए इस रिपोर्ट में। सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से अटैक, ग्रेनेड लॉन्चर से जबरदस्त ब्लास्ट, बम, गोला, बारूद से प्रचंड प्रहार।
ये तस्वीरें पश्चिमी रूस के बेल्गोरोद रीजन की है, जो यूक्रेन बॉर्डर से सटा इलाका है। और जानते हैं, बीते 48 घंटों से बेल्गोरोद का कोना कोना दहल रहा है। हर तरफ बारूदी कोहराम मचा है। और सिर्फ बेल्गोरोद ही नहीं, रूस के कुर्स्क रीजन पर भी सिलसिलेवार ढंग से हमले जारी हैं। जानते हैं, रूस के इन दो प्रांतों को किसने दहला रखा है? किसने बीते 48 घंटों से रूसी सरजमी पर बारूदी आपातकाल ला रखा है? तो आपको बता दें कि बीते 48 घंटे से बेल्गोरोद और कुर्स्क में हमले जारी हैं। यूक्रेन समर्थित विद्रोही गुटों ने रूसी प्रांतों पर अटैक किया। 2000 विद्रोहियों ने रूस के कई इलाकों पर कब्जा किया। रूसी सरजमी में दाखिल होकर विद्रोही गुटों ने बेल्गोरोद और कुर्स्क में भीषण तबाही मचाई। हथियारबंद लड़ाकों ने जबरदस्त प्रहार के साथ साथ रिहायशी इलाकों और रूसी सेना के मिलिट्री बेस को टारगेट करने के लिए अटैक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। हैरानी इस बात की है, पहली बार रूस पर डबल फ्रंट से प्रहार हुआ है। यानी एक तरफ यूक्रेन की सेना बेल्गोरोद और कुर्स्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के विद्रोही गुट, जिन्हें यूक्रेन का समर्थन है, वो बेल्गोरोद और कुर्स्क में घुसकर बीते 48 घंटों से बारूदी भूचाल ला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस में मौजूद यूक्रेन समर्थित 4 रूसी विद्रोहियों के गुटों ने इस हमले को अंजाम दिया। आखिर ये 4 गुट कौन कौन से हैं, आप ये भी जान लीजिए। मसलन फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन, ये रूस का सशस्त्र विद्रोही गुट है जो 2 साल से रूस यूक्रेन युद्ध में सक्रिय है। ये गुट गुरिल्ला हमले में माहिर माना जाता है। कॉकेशियस अमीरात चेचनिया नॉर्थ कॉकेशिया में सक्रिय है, पुतिन की सत्ता का विरोधी संगठन है। इस गुट का मकसद कॉकेशिया से रूस का प्रभुत्व घटाना है। राइट सेक्टर यूक्रेन का अतिवादी सशस्त्र विद्रोही गुट है, रूस के खिलाफ यूरोमेडन क्रांति में भी शामिल था। इस संगठन ने रूसी समर्थक यानुकोविच का तख्ता पलट किया था। नेटवर्क रूस में सक्रिय सशस्त्र विद्रोही गुट है, सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। यह संगठन नवेल्नी की मौत के बाद सक्रिय हुआ। यही वो 4 गुट हैं जिन्होंने बीते 48 घंटों से रूस के 2 प्रांतों में खलबली मचा दी, रूसी सेना को घुटनों पर ला दिया। और जानते हैं, रूसी विद्रोही संगठन मौजूदा वक्त में एक्शन में क्यों आए हैं? क्योंकि बेल्गोरोद और कुर्स्क पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह है रूस में हो रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन। जी हां, 15 से 17 मार्च तक रूस में सभी प्रांतों में वोटिंग हो रही है। ऐसे में विद्रोहियों का मकसद वोटिंग को प्रभावित करता है, लिहाजा बेल्गोरोद और कुर्स्क में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूसी वोटिंग सिस्टम को ध्वस्त करने के मकसद से यूक्रेन एंटी रूस संगठनों की मदद से बीती रात से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और वैसे भी आज रूस में मतदान का आखिरी दिन है, लिहाजा बेल्गोरोद और कुर्स्क में रूसी विद्रोहियों के हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में दिखे। इन हमलों के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी भी दी। एक तरफ पुतिन अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के इंटेलिजेंस प्रमुख बुदानोव ने भी पुतिन की धमकी को धुएं में उड़ा दी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, इस तरह के हमले अभी और बढ़ेंगे। जहां तक बात यूक्रेन की है, तो रूस के विद्रोही गुटों को हमारा समर्थन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मतलब ये कि अब यूक्रेन भी आर पार के मोड में है।
और जिस अंदाज में विद्रोही गुट बेलगोरोद और कुर्स्क को दहला रहे हैं, उससे यह साफ है कि विद्रोही गुट अब मॉस्को कूच करके ही दम लेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या पुतिन की ब्रिगेड विद्रोही गुटों पर लगाम लगाएगी। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के तीसरे यानी आखिरी दिन भी जमकर हिंसा हुई, जिसके पीछे पुतिन विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। कई मतदान केंद्रों पर तोड़फोड़ की गई, बैलेट बॉक्स भी बर्बाद कर दिए गए। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। हालात बेकाबू होता देख क्रेमलिन ने विद्रोहियों पर राजद्रोह लगाकर उन्हें जेल में ठूंस दिया है। रूस में प्रेसिडेंट चुनाव के आखिरी दिन भी जमकर हिंसा हुई। लोग घरों से बाहर निकले और कई घंटों तक हिंसा फैलाई। सड़कों पर आग जली, वोटिंग सेंटर में तोड़फोड़, पुतिन के खिलाफ विद्रोह, बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों पर पुतिन विरोधी जा घुसे और जमकर उत्पात मचाए। इस महिला को देखिए, इसने मतदान केंद्र पर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी रोकने आए तो उनसे भी उलझ गए। अब इस दूसरी महिला को देखिए, इसने वोटिंग सेंटर में वोट डाला, फिर बैलेट बॉक्स पर स्याही गिराई, जिसमें बैलेट बॉक्स में पड़े सारे वोट खराब हो गए। इतना हंगामा और हिंसा होते देख पुतिन ने विद्रोह करने वालों पर राजद्रोह लगा दिया, क्योंकि पुतिन विरोधी संगठनों ने 17 मार्च दोपहर को एक कैंपेन चलाया। कैंपेन का नाम नून अगेंस्ट पुतिन रखा। वोटर्स से कहा गया उन्हें मैसेज भेजें, मतदान केंद्रों पर इकट्ठा होकर बैलेट बर्बाद करें, बैलेट के हर खाने को मार्क कर दें या फिर बैलेट को फाड़ दें। इस साजिश के खिलाफ पुतिन ने नून अगेंस्ट पुतिन मूवमेंट में शामिल लोगों पर राजद्रोह का कानून लगा दिया, जिसके बाद कई शहरों में लगातार गिरफ्तारी होने लगी। इस दौरान खबर आई कि पुतिन ने यूक्रेन के कई इलाकों में भी वोटिंग कराई है, क्योंकि रूस उन्हें अपना इलाका मानता है। बताया जा रहा है डोनबास और ज़ेपोरिज़िया में भारी मतदान हुआ, जिससे पुतिन विरोधी वहां जा पहुंचे और लोगों को वोट देने से रोकने लगे। काफी देर हंगामा होता रहा, फिर पुलिस फोर्स ने हिंसा फैलाने वालों को खदेड़ दिया। कहा जा रहा है इस विद्रोह के पीछे अमेरिका और यूक्रेन है, जिन्होंने पुतिन विरोधी नवेल्नी के बाद विद्रोही अभियान शुरू कराया, जिसमें पुतिन विरोधियों को शामिल किया, जिन्हें चुनाव में हिंसा के लिए उकसाया गया था। रूस ने विरोध करने वालों पर राजद्रोह कानून लगाया और उनकी गिरफ्तारी की गई। राजद्रोह कानून के तहत हिंसा और विद्रोह करने वालों को तुरंत जेल भेजने का प्रावधान है। जेल की अवधि कम से कम 8 साल तक हो सकती है। हालांकि कई इलाकों में पुलिस ने विद्रोहियों को काबू में लिया, लेकिन कई जगह पुतिन विरोध का पोस्टर लिए लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि कई जगह पुतिन के समर्थन में भी लोग जुटे और वोट डालने की अपील करने लगे। यूक्रेन के कब्जे किए इलाकों में काफी लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इस दौरान सिंगर यूलिया चेचेरिना ने मेलिटोपोल में एक मोटर रैली निकाली। चेचनिया चीफ रमजान कादिरोव ने अपने पैतृक गांव अखमत यर्च में परिवार के सदस्यों के साथ वोट डाला। खासतौर से रूस के कब्जे किए इलाकों में यह पहला चुनाव है जिसमें काफी लोग वोट डालने पहुंचे। हालांकि चुनाव के दौरान रूसी सरहद वाले इलाकों में यूक्रेन की तरफ से हमले होते रहे, जिससे लोग वोट डालने ना जा पाए, लेकिन रूसी फोर्स ने करारा जवाब देकर सफल चुनाव कराने की पूरी कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इजराइल के लिए चुनौती अब सिर्फ हमास का खात्मा और बंधकों को छुड़ाना नहीं है। इजराइल अब हिजबुल्ला और हूती के आतंक का भी सामना कर रहा है। रविवार की सुबह इजराइल ने सीरिया के उन इलाकों में बमबारी की जहां ईरान समर्थित विद्रोहियों का ठिकाना है। इजराइल ने कई हथियार डिपो उड़ा दिए। जंग के बीच इजरायली सरकार को बंधकों की रिहाई में हो रही देरी की वजह से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर सीरिया के आसमान में गूंजा इजरायली फाइटर जेट्स का शोर। इजरायल के विमानों ने सीरिया की राजधानी में कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। इजरायल के टारगेट पर सीरिया में पहुंचाए गए ईरान के हथियारों का जखीरा था। इजरायल ने कई हथियार गोदामों को नष्ट कर दिया। इजरायल ने रविवार की सुबह हमला किया। दमिश्क के 2 इलाकों पर बमबारी की गई। दमिश्क में मौजूद एक हथियार डिपो को नष्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को जानकारी मिली थी कि दमिश्क में हिजबुल्ला ने हथियारों का जखीरा जमा किया हुआ है। कालामुन की पहाड़ियों के बीच मौजूद इन ठिकानों को इजरायल ने बम और मिसाइलों से नष्ट कर दिया। इजरायल के हमले से कई जगहों पर आग लग गई। दक्षिण सीरिया में भी इजरायल ने कई इलाकों पर बमबारी की। हमले के दौरान एक एयर डिफेंस भी मिसाइल से तबाह कर दिया गया। इजरायल के आर्मी चीफ के मुताबिक अब कई फ्रंट पर युद्ध की शुरुआत कर दी गई है। इजरायल को हमास के साथ लेबनान में हिजबुल्ला का नामो निशान मिटाना है। इसके साथ ही सीरिया में भी तमाम विद्रोही संगठनों को तबाह करना है। इजरायल की हिट लिस्ट में अब हूती का नाम भी शामिल कर लिया गया है। इजरायल ने सीरिया में हमला करने के साथ ही लेबनान में ऑपरेशन चलाने की तैयारी भी कर ली है। गाजा में भी सीज फायर होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। वेस्ट बैंक से भी जेनिन ब्रिगेड और हमास समर्थकों के खात्मे का मिशन जारी है। लेकिन इन सब के बावजूद पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध की आग कम नहीं हो पा रही है। इजरायल में बंधकों को छुड़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़पें भी हुई। राजधानी तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ गुस्साए लोगों ने यहां सड़क पर आग लगा दी। तेल अवीव में कई जगहों पर रैली भी निकाली गई। ये लोग गाजा में जल्द सीज फायर की मांग कर रहे हैं ताकि बंधक घर वापस आ सके। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। फिलहाल इजरायल की सरकार सीज फायर के साथ ही एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि गाजा में सीज फायर होते ही इजरायल हिजबुल्ला के सफाई का अभियान शुरू कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लाल सागर में हूती ने अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 16 मार्च के बाद एक बार फिर 17 मार्च की सुबह हूती ने लाल सागर से गुजरते मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट है कि हूती ने ड्रोन से मालवाहक जहाज पर हमला किया। इसके साथ साथ अमेरिकी नेवल टास्क फोर्स पर भी हूती ने सी ड्रोन और ड्रोन हमले किए हैं।
लाल सागर की जंग में अमेरिका के लिए हूती सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। हूती अमेरिकी नेवल टास्क फोर्स और लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 17 मार्च की सुबह होते ही विध्वंसक हमले किए। हूती ने भी अब यूक्रेन की तर्ज पर समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 17 मार्च की सुबह हूती ने यूएस नौसेना की टास्क फोर्स पर समुद्री ड्रोन से हमले किए। हूती ने यमन के तट से 4 से ज्यादा समुद्री ड्रोन रवाना किए। इनसे अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों पर हमले किए गए। अमेरिका ने कहा है कि हूती के समुद्री ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हूती ने युद्धपोत पर कामिकाजी ड्रोन से हमले किए, जिन्हें युद्धपोत पर तैनात डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया गया। इससे पहले अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नेवल टास्क फोर्स ने हुदैदा के ताइफ में हूती के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। सोलह मार्च की रात को अमेरिका ने यमन के ताइफ में हूती के 4 ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के मुताबिक हूती के समुद्री ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन गोदाम हमले में तबाह हो गए। 17 मार्च की सुबह ही हूती ने सिर्फ अमेरिका ब्रिटेन नहीं बल्कि लाल सागर से गुजरते मालवाहक जहाजों पर भी पलटवार किए। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट है कि हूती ने एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला किया। जहाज पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अदन की खाड़ी में था। मालवाहक जहाज को हुए नुकसान के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अदन की खाड़ी से पेट्रोलियम, अनाज और जरूरी चीजें लेकर गुजरते जहाजों को हूती लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिका 6 देशों की टास्क फोर्स लगाकर भी लाल सागर जल मार्ग को सुरक्षित नहीं बना पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आर्कटिक रीजन में आने वाले मुल्क आइसलैंड, जहां दूर दूर तक अगर कुछ दिखाई देता है तो वो है सिर्फ बर्फ। मगर मौजूदा वक्त में सफेद बर्फ से ढका ये इलाका गेरुआ बर्फिस्तान बन चुका है। जानते हैं क्यों? ज्वालामुखी विस्फोट के कोहराम से। आखिर कितना भयावह है आइसलैंड का मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। धधकता लावा, आग के शोले, धुएं का गुब्बार और इस मंजर के बाद गेरुआ दिखाई देता आसमान। यकीनन इस भयावह तस्वीर को देख रूह कांप सकती है, क्योंकि दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार आइसलैंड, जहां साल भर बर्फ जमी रहती है, आर्कटिक रीजन का वही मुल्क अब ज्वालामुखी विस्फोट से दहल रहा है। वोल्केनो से निकले गर्म लावे से धधक रहा है। जी हां, आइसलैंड के रेक्सेंस में शनिवार देर रात ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। पिछले 4 महीने में आइसलैंड पर होने वाला यह चौथा ज्वालामुखी विस्फोट है और इस विस्फोट के बाद वोल्केनो से निकला लावा कई किलोमीटर दूर फैल गया। आपको बता दें कि आइसलैंड के रेक्सेंस प्रायद्वीप में इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इमरजेंसी तक लगा दी गई है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकला लावा ग्रेंडाविक शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुका है। बहते लावा को रोकने के लिए रक्षा दीवार बनाई गई है, मगर लावे की चपेट में सुरक्षा दीवार भी आ चुकी है। ऐसे में ब्लू लगून और ग्रेंडाविक को खाली कराया गया है। आपको बता दें कि इसी साल 8 फरवरी को इस इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, मगर इस बार जिस अंदाज में ज्वालामुखी फटा है उसे अब तक का सबसे खतरनाक विस्फोट माना जा रहा है, क्योंकि विस्फोट के बाद वोल्केनो से लावा किसी फव्वारे की तरह फटकर बाहर आने लगा।
और बर्फीली चट्टानों को रौंदते हुए राख में तब्दील करते हुए आगे बढ़ने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।